नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। #मोदी _रोजगार_2। जी हाँ, मोदी रोजगार दो। बहुत दिनों से, मतलब 2 दिनों से यह ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी आप लोगों ने ट्रेंड कराया था, उसमें भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ, तो बधाई हो आप लोगों को। इस बार भी आप लोग सफल हो, यही उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सच्चाई से भी रूबरू कराना ज़रूरी है। आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई गई है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे बिहार में एक कहावत है, बैल बुद्धि। तो आप लोगों को बैल बुद्धि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाता है और आप लोग जिस दिशा में हाँका जाता है उसी दिशा में चल देते हो। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, खुद रिसर्च नहीं करते हो, दिन भर इंटरनेट पर लगे रहते हो, दिन भर सोशल मीडिया पर लगे रहते हो, लेकिन जरा भी आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, कोशिश नहीं करते समझने की कि आखिर रोजगार क्यों नहीं है। अपने कमरे में बैठ करके और सोशल मीडिया पर सरकार को दोष दे देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए कि आखिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिलता। आखिर हम में भी तो कुछ कमी हो सकती है। हर कमी सरकार में ही नहीं होती। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं ना मोदी जी मेरे दोस्त हैं, ना मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, ना किसी आईटी सेल का हिस्सा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे अंधभक्त भी कह सकते हैं, मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो है गालियाँ भी आकर के देंगे। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि सच बोलने वाले को हमेशा ही गलत ठहराया जाता है और सच की रफ्तार भी बहुत धीमी होती है। झूठ बहुत तेज़ी से वायरल होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सच्चाई है और सच्चाई बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे आप लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाई और प्रचारित किया, अपना हैशटैग चलाया और आगे भी चलाने की योजना है आप लोगों की, बहुत अच्छी बात है। मैं भी साथ दूंगा, मैं भी चलाऊंगा। सरकार से अपना हक मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार यदि कुछ गलत कर रही है तो उसके लिए सरकार को टोकना भी बहुत ज़रूरी है। यह काम वैसे विपक्ष का है, लेकिन विपक्ष तो हमारे देश में है ही नहीं। विपक्ष का तो अस्तित्व ही मिट चुका है। तो चलिए हम ही लोग क्यों ना आवाज़ उठाएं। वैसे भी भारत जो है वो युवाओं का देश है। लगभग 60% हमारी आबादी जो है वो युवाओं की है। उसमें भी 35% आबादी जो है वो 18 से लेकर के 24 वर्ष तक की है, जो कि सबसे ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक माने जाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठाइए, लेकिन सच से भी रूबरू होना ज़रूरी है। अपने गिरेबान में भी झांकना ज़रूरी है कि आखिर हम में क्या कमी है, आखिर हम अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएं कि हमें रोजगार मिल सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोजगार आखिर क्यों नहीं मिलती है। रोजगार न मिलने का 3-4 कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही गलत हो। दूसरा कि हमें बेसिक शिक्षा सही से नहीं मिली हो। तीसरा कि हमें शिक्षा तो मिली हो, लेकिन उच्च स्तर पर जाते जाते हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब जो स्किल है, जो एम्प्लॉयड होने के लिए ज़रूरी है, वो हम में ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आदतें गलत हो। हम जो देखते हों, जो समझते हों, जो पढ़ते हों, वो तरीका गलत हो। हमारा करियर का कुछ प्लानिंग ना हो, इस वजह से हमें रोजगार नहीं मिलता। अच्छा, ये भी बात समझना जरूरी है कि रोजगार क्या होता है। क्या केवल सरकारी नौकरी करना ही रोजगार होता है? यदि ऐसा होता तो गवर्नमेंट क्या करती, सबको सरकारी नौकरी ही दे देती। फिर इंडस्ट्रीज की क्या जरूरत थी, फिर आपका बाकी पॉलिसीज़ की क्या ज़रूरत थी, बाकी एमएसएमई सेक्टर और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत ही क्या थी। सबको गवर्नमेंट नौकरी दे दी जाती, गवर्नमेंट के जितने भी पीएसयूज़ हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाती। ऐसा भी हो सकता था, तो आप लोग भी खुश हो जाते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना। अपना देश जो है वो बहुत विशाल देश है और अपने देश की जनसंख्या जो है वो 135 अरब को पार करने वाली है। अब आप सोच सकते हैं 135 करोड़ को पार करने वाली है। 135 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। उन सब को रोजगार दे पाना क्या संभव है? आप खुद सोच के देखिए। दूसरी बात कि आप देखिए हमारी क्या गलती है, हम क्या सुधार सकते हैं अपने आप में। आप गवर्नमेंट को तो सुधार नहीं सकते, गवर्नमेंट को आप कुछ नहीं कर सकते। इतने दिनों से किसान लगे हुए हैं ना, लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। किसानों की समस्या क्या सुनी गई? नहीं सुनी गई। आप जैसे आज हैशटैग ट्रेंड करा रहे हो, वो भी बहुत दिनों से हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं और उनके लिए तो पूरी की पूरी राजनीति उठ करके आ गई थी और संसद में भी बवाल हुआ और कितना कामकाज वगैरह ठप हुआ। तो इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद 26 जनवरी की घटना आप देख ही सकते हैं। इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद भी जब किसानों की मांगें नहीं
सुनी गई, और किसान वैसे अधिकतर हैं भी नहीं उसके पक्ष में। खैर उस बारे में बात भी नहीं करनी है, किसानों के बारे में आज का मुद्दा वो नहीं है। लेकिन जब किसानों की मांग नहीं सुनी गई तो आपकी मांग कैसे सुनी जाएगी? आप सोच करके देखो, ये हैशटैग ट्रेंड कराने से क्या आपकी मांगें सुनी जाएगी? और क्या आप सही हैशटैग ट्रेंड करा रहे हो? मोदी रोजगार दो, क्या ये सही हैशटैग है? सबसे पहले ये सोचने वाली बात है। मोदी कहां से रोजगार दे देगा? मोदी क्या है? मोदी प्रधानमंत्री है, चलो ठीक है, उसने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां रोजगार देगा, लेकिन उसने रोजगार की बात की थी, उसमें आप नौकरी कहां घुसा रहे हो? उसने कभी भी, मोदी जी ने कभी भी आपको नौकरी देने की बात नहीं कही थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। और रोजगार क्या होता है? रोजगार कितने तरह का होता है आपको पता है? आपने जानने की कोशिश की? नहीं कोशिश की। रोजगार 2 तरह का होता है जनरली हमारे इंडिया में। एक होता है संगठित क्षेत्र का रोजगार और एक होता है असंगठित क्षेत्र का रोजगार। तो आज हम लोग दोनों पर बात करेंगे। आप जो बात करते हो ये नौकरियों की, ये आपका जो बात करते हो सरकारी नौकरियों की, प्राइवेट नौकरियों की, इसे कहते हैं संगठित क्षेत्र का रोजगार, जिसको मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं भारत के? बहुत कम जनसंख्या जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अधिकतर 90% जनसंख्या जो भारत की है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर का आंकड़ा तो सरकार के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि लोग पीएफ का आंकड़ा भरते हैं या फिर पीएफ का फॉर्म भरते हैं, पीएफ लेने जाते हैं, जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, वो लेने जाते हैं। तो इन सब के माध्यम से जो आपका पे कमीशन आता है उसमें कितने लोगों को मतलब लाभ उसका मिला है, इन सब के आंकड़ों को मिलाकर के सरकार आपको संगठित क्षेत्र का आंकड़ा दे सकती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा तो है ही नहीं सरकार के पास, तो आपको कैसे पता? आप CMIE का आंकड़ा दिखाते हैं। मैं देखा बहुत सारे लोग जो हैं पिछले 2-3 दिनों में वीडियो बनाए हैं, CMIE का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन वो पुराना आंकड़ा दिखा रहे हैं। नया आंकड़ा क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई? मैं स्टडी IQ चैनल के बहुत ही रिस्पेक्टेड सर है, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते हैं, मैं भी उनको फॉलो करता हूं। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग आपने लेटेस्ट आंकड़े क्यों नहीं दिखाया? आपने क्यों नहीं दिखाया कि दिसंबर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 9 पॉइंट समथिंग था, जो कि अब आपका 6 पॉइंट समथिंग हो गया है। मतलब रोजगार लोगों को मिले हैं। आपने क्यों नहीं दिखाया? रोजगार में वृद्धि हो रही है, यह आपने क्यों नहीं दिखाया? मुझे समझ में नहीं आता है। यदि आप निष्पक्ष हो तो आपको लेटेस्ट आंकड़े दिखाने चाहिए ना, आपको सारी सच्चाई बतानी चाहिए। आपने ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है, इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन आपने ये नहीं दिखाया कि हाँ लॉकडाउन के बाद स्थिति सुधर रही है और लॉकडाउन के कारण जो समस्या हुई थी उससे भारत निकल रहा है आगे और अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आज की डेट में रोजगार करना मतलब नौकरी करना चाहते ही नहीं है, वो अपना काम करना चाहते हैं। यह आपने क्यों नहीं बताया? यह भी CMIE का आंकड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, जो लोग सब नहीं दिखाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कल से जो है ना यही रिसर्च किया। वैसे मैंने कल वीडियो बनाया था कि आप लोग जो है इस ट्विटर ट्रेंड को फॉलो कीजिए और ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, यह हैशटैग ट्रेंड कराइए, क्योंकि आवाज़ उठाना जरूरी था। लेकिन सच भी बताना मेरा ही काम है, क्योंकि आपके सामने आता हूँ, एक टीचर के रूप में आता हूँ। तो एक टीचर का यही काम है कि वो निष्पक्ष होते हुए दोनों तरफ के आंकड़े दिखाए, दोनों तरफ मतलब कोई भी जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू कराए। तो आज वही करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब आप मुझे मोदी का दलाल समझे, आप बीजेपी का IT सेल का एजेंट समझे या अंधभक्त समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच बोलना मेरी ड्यूटी है। मैं एक टीचर के रूप में आपके सामने आता हूं तो अपने छात्रों को सच बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि मैं घबरा जाऊं कि मेरा कंज्यूमर जो है वो मतलब खतरे में आ जाएगा। अभी छात्रों में आक्रोश है तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपको सच्चाई बताने की, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो सच्चाई बताएंगे तो उनके सब्सक्राइबर्स खिसक जाएंगे। छात्रों में इतना ज्यादा आक्रोश है कि यदि छात्रों को सच्चाई दिखाई गई और सरकार के पक्ष में जरा भी बोला गया तो फिर उनका सब्सक्राइबर बेस घट जाएगा, उनका वीडियो कोई नहीं देखेगा अगले दिन से। लेकिन यहां पर ये मैं बताना चाह रहा हूं, यह भी मैं बताऊंगा कि आप लोग देखते क्या हो।
आप लोग YouTube पर आते हो तो आप लोग देखते क्या हो, यह भी मैं आपको आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ दिखाऊंगा। आखिर क्या हो रहा है YouTube पर, आखिर क्यों आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप अपनी नज़रों से यहाँ पर देखोगे। मैंने पूरा रिसर्च किया और सारा रिसर्च आपको बताऊंगा, मैं कोई भी फेक बातें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीजंस बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर बेरोजगारी का भारत में कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है आपका ह्यूज पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को पार होने वाली है और हो भी चुकी होगी, अब तक लेटेस्ट आंकड़े मैंने नहीं देखे हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार दे पाना सबसे पहले तो संभव नहीं है, इतना याद रखिए। हर साल 2 से 3 करोड़ लोग जो होते हैं वो पास आउट होते हैं और उनको रोजगार चाहिए होता है, रोजगार पाने के लायक हो जाते हैं, तो उनको रोजगार दे पाना संभव नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ रोजगार कोई भी सरकार नहीं दे सकती है, खास करके तब जबकि आज़ादी के बाद आज तक बहुत ही कम काम किया गया है रोजगार के क्षेत्र में। आपको PSUs तो बना दिए गए, लेकिन आज के डेट में जितने भी PSUs हैं अधिकतर घाटे में चल रहे हैं, जिनको कि निजीकरण की आवश्यकता हो रही है। आप लोग निजीकरण का भी विरोध करते हो, खैर जो भी है वो सब मुद्दा अलग है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार एक साथ दे पाना संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा जो कारण है हमारा वो है आपका जनसंख्या, ठीक है। दूसरा का क्या कारण है, दूसरा कारण है लैक ऑफ कैरियर प्लानिंग। इससे तो आप लोग भी अवगत होंगे। आप लोग जब 10th या 12th में थे, क्या आप लोगों ने प्लान किया था? मैं SSC वालों से खास करके पूछ रहा हूं, क्या आपके मन में क्लियर गोल था कि आपको SSC ही करना है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अधिकतर लोगों का नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों का क्लियर प्लानिंग हो कि मुझे SSC CGL ही करना है, लेकिन अधिकतर लोग 95% लोगों का मैं कहता हूं कि करियर प्लानिंग नहीं होता है। अधिकतर लोगों को तो जो गार्जियन बोल देते हैं कि भैया तुमको इंजीनियर बनना है तो हाँ भैया इंजीनियर बन जाएंगे, तुमको मेडिकल में जाना है तो हाँ भैया मेडिकल में चले जाएंगे, तुमको कॉमर्स करना है तो हाँ कॉमर्स कर लेंगे। अधिकतर जो छात्र होते हैं उनका भविष्य उनके गार्जियन तय करते हैं, खुद से वो भविष्य तय नहीं करते हैं। और गार्जियन क्या होते हैं, अधिकतर जो गार्जियन होते हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, उनको नॉलेज ज्यादा नहीं होता है, यह बात आप मान करके चलिए। और नॉलेज होता भी है तो वो सोशल स्टेटस देखते हैं कि हाँ भैया फलाना का बेटा जो है वो इंजीनियर बना है तो मेरा भी बेटा इंजीनियर बनेगा। आज देखते हैं कि भैया दहेज किसको ज़्यादा मिल रहा है, इंजीनियर को ज़्यादा मिल रहा है, डॉक्टर को ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये सच्चाई है दोस्तों, आपके आसपास की हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ। और यदि मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो आ करके कॉमेंट में लिख देना कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है, गार्जियन क्या देखता है, सोशल स्टेटस देखता है, अपने आसपास का वातावरण देखता है, उसके हिसाब से आपका जो करियर है वो तय कर देता है कि आपको क्या बनना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है, यदि गार्जियन आपके ऊपर भी छोड़ देते हैं तो आप कंफ्यूज्ड होते हो, आपको सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता है, आप करियर प्लानर के पास जाते ही नहीं हो, आप खुद से रिसर्च करने का सोचते ही नहीं हो। आपके मित्र ने जो सब्जेक्ट ले लिया वही सब्जेक्ट ले लिया, आपके आसपास में किसी ने सब्जेक्ट ले लिया, किसी गर्लफ्रेंड ने आपके कोई सब्जेक्ट ले लिया तो वही सब्जेक्ट ले लेते हो। मतलब अलग अलग कारणों से आपका जो अपना रुचि है, आपका जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है वो कहीं छुप जाता है। अधिकतर लोग जिनका इंजीनियरिंग में रुचि भी नहीं होता वो इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं, जिनका मैथ में रुचि नहीं होता, जिनको मैथ समझ में भी नहीं आता वो मैथ ले लेते हैं। मैं तो अपने आसपास अधिकतर यही देखता हूँ, खास करके गाँवों में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। शहरों में तो खैर अब कुछ सुधार जरूर आया है, लेकिन गाँव में आजकल यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। और खास करके लड़कियों के साथ तो अधिकतर यही होता है। लड़कियों को क्या किया जाता है, लड़कियों का जो भविष्य होता है अधिकतर उनके गार्जियन तय करते हैं, सोशल स्टेटस देखते हुए। उनको संस्कार की ज्यादा पड़ी होती है, लड़कियों के भविष्य की कम पड़ी होती है। यह सच्चाई है दोस्तों, यह सच्चाई है। तो इस परिवेश को बदलना होगा, इस मानसिकता को बदलना होगा, ठीक है। आपका ऊंचा जाति, एक तो जाति प्रथा होनी नहीं चाहिए, इसके लिए भी आरक्षण जिम्मेदार है। मैं तो मानता हूं कि आरक्षण जो है, जब तक जातिगत आरक्षण रहेगा तब तक समाज में जाति व्यवस्था रहेगी और तब तक जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो होता रहेगा। तो आरक्षण व्यवस्था को जातिगत से हटा करके आर्थिक आरक्षण करने की जरूरत है। और यह भी मैं चैलेंज देता हूं अभिनय शर्मा सर को, चैलेंज देता हूं कि क्या वो जातिगत आरक्षण के खिलाफ कैंपेन चला सकते हैं। मैं चैलेंज देता हूं, यदि वो चला सकते हैं तो वीडियो बनाएं और जातिगत आरक्षण के खिलाफ
वो वीडियो बनाए और बोले कि नहीं, जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। यदि हिम्मत है तो आप करके दिखाइए। नहीं कर सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि आपका सब्सक्राइबर बेस तुरंत खिसक जाएगा। लोग आरक्षण के पक्ष में हैं, छात्र आरक्षण के पक्ष में हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जातिगत आरक्षण से आखिर हो क्या रहा है। आप ही के कोचिंग में बैठा हुआ कोई शेड्यूल कास्ट का भी लड़का होगा और कोई जनरल कास्ट का भी लड़का होगा, वहीं पर आपको उतना ही पैसा दे रहा होगा, वो आपकी कोचिंग में उतनी ही फी भर रहा होगा, लेकिन SC ST वालों का जो है आपका 20 नंबर कम होगा, 25 नंबर कम होगा कट ऑफ, और जनरल वालों का कट ऑफ 20-25 नंबर ऊपर होगा। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है सर। ये सच्चाई अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए, ये है सच्चाई। तो क्या आप उसके खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैं ओरिजिनल मुद्दे पर आ रहा था कि जात पात और बाकी सब देखते हुए अगर ऊंची जाति का लड़का है तो वो ये काम नहीं करेगा, अगर नीची जाति का लड़का है तो वो यही काम करेगा। ये जो मानसिकता है, इसको बदलने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण भी आता है। मैं साधारण सी बात बताता हूँ, साधारण सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पिताजी ने फैक्ट्री चालू किया है। मेरे पिताजी ने सोयाबीन का बीज से मिल्क बनाने का और पनीर बनाने का फैक्ट्री स्टार्ट किया। उसके प्रचार के लिए गाड़ी, एक ठेला लिया गया, उस पर पोस्टर वगैरह लगा करके उसको शहर भर में दौड़ाना है ताकि प्रचार हो सके। 8,000 रुपया महीना पर एक वो ड्राइवर था, उसको तय किया गया था कि वह घुमाएगा चारों तरफ। 8,000 रुपया दिया जा रहा था। ठीक ठाक पेमेंट था, कोई गलत पेमेंट नहीं था, लेकिन वो क्या किया, 2 दिन घुमा करके चला गया। ये है अनएम्प्लॉयमेंट, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो अपने आप को अगर बेरोजगार कहता है तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? उसको 8,000 रुपया प्रति महीना का रोजगार मिला हुआ था, उसने नहीं किया, और आज के डेट में क्या करता है? जाकर के गांजा फूकता है, जाकर के गांजा फूकता है, अपने घर में जाकर के बीवी को मारता है, देसी ठर्रा पीता है। तो ये तो कर रहा है वो, और ये है बेरोजगारी। वो भी यूथ ही है, वो भी यंग ही है, और वो क्या कर रहा है आप खुद सोच करके देखो। तो उसके बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? वो खुद है। उसके बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रोजगार लोगों को मिलता है तो वो कर नहीं पाते। ये भी एक कारण है। ठीक है, सरकार भी जिम्मेदार है, मैं नहीं कहता हूं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। दूसरा, तो यहां पर हम लोगों ने देखा लैक ऑफ कैरियर प्लानिंग। लैक ऑफ कैरियर प्लानिंग ये भी होती है। एक तो पहला तो हो गया गार्जियन, दूसरा हो गया कि हम लोग ट्रेंड देखते हैं, मार्केट का ट्रेंड देखते हैं कि भैया कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट जो है कम चल रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप साइंस सब्जेक्ट से क्यों, अगर आपके दिमाग में अगर 10th से ही हो कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस बनना है, तो आप क्यों लोगे साइंस सब्जेक्ट? क्यों आप मैथ लोगे आईएएससी में? आप मैथ क्यों लोगे? आप आईए से करो, आप बीए से करो, कोई एक सब्जेक्ट चुनो जिस पर की फोकस करो, आपका ऑप्शनल का तैयारी यूं ही हो जाएगा। तो आपकी यूपीएससी की प्लानिंग 10th से ही चल रही है, ये आपको कौन बताएगा? अधिकतर लोग कॉमर्स ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं और उसके बाद जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आज यूपीएससी में अधिकतर लोग कौन से चुने जा रहे हैं? जो इंजीनियर हैं, जो एमबीए हैं, जो डॉक्टर हैं, ऐसे लोग चुने जा रहे हैं। आखिर क्यों क्या कारण है इसका? यही कारण है कि पहले जो, अच्छा अब बताइए कि जो इंजीनियरिंग किया बाद में यूपीएससी में जा रहा है, तो वो इंजीनियरिंग की डिग्री का क्या वैल्यू हुआ? उसका नहीं हुआ ना वैल्यू, नहीं हुआ वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं हुआ। आज मैं इंजीनियर हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं भी इंजीनियरिंग कर सकता था, मैंने जॉब किया भी था, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ गया, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया। तो आखिर मेरे इंजीनियरिंग के डिग्री का क्या वैल्यू हुआ आज के डेट में? मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं, आज इतनी ज़्यादा ज़रूरत है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की, लेकिन 7 साल पहले मैं सब कुछ भूल चुका हूं अब इंजीनियरिंग का। मैं क्या जाऊंगा अब? जिस समय मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, जिस समय मुझे रोजगार चाहिए था, उस समय मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यही कारण था कि मुझे छोड़ना पड़ गया। मेरे जूनियर को प्रमोट कर दिया गया, मुझे नहीं किया गया, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि पैरवी थी उसके पास, मेरे पास पैरवी नहीं थी। तो ये जो सिस्टम है, इसको बदलना होगा। और मैं कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं था, मैं इंडिगो एयरलाइंस में एम्प्लॉय था, और उसकी बात बता रहा हूं। यही होता है। अधिकतर यूपीएससी में जाने वाले इंजीनियर्स मिलेंगे आपको, डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, एमबीए वाले मिलेंगे, या फिर आप पीसीएस की ही क्यों ना बात कर लो, यहां तक कि प्यून के जॉब में भी जो है इंजीनियर्स भर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इंजीनियर्स भर के? क्यों आ रहे हैं? कारण है इसका,
कारण है इसका, 10th में जाते हैं, 12th वैसे ही हम लोग वही सही अधिकतर लोग जो है वो कोटा और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में चले जाते हैं। वहाँ से कुछ लोग तो पास होते हैं, 2-3% पास होते हैं, और बाकी जो परसेंटेज होता है, ह्यूज पॉपुलेशन वहाँ से बाहर निकल के आता है। अब उनके ऊपर दबाव होता है कि भैया अब तैयारी करके आए हैं तो सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे कि कहीं भैया एडमिशन नहीं हुआ तो लो भैया, अब गार्जियन यदि सक्षम है तो वहाँ से फिर वो डोनेशन दे करके एडमिशन करा देते हैं। भोपाल जैसे शहर में, मैंने भोपाल से इंजीनियरिंग की है, मैं जानता हूँ, भोपाल जैसे छोटे शहर में 150 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। AICTE धड़ल्ले से मान्यता देती जाती है, पैसा लेकर के घूस खाती है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मान्यता दे देती है। कहीं भी कोई नॉर्म्स नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में किस प्रकार से पढ़ाई होगी और उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, कभी भी चेकिंग नहीं की जाती है। अगर चेकिंग की भी जाती है तो कॉलेज वाले जो है पैसा तो भयंकर कमाए होते हैं, कुछ पैसा अधिकारी के मुंह पर मारते हैं और बस हो गया, उनको अप्रूवल मिल जाता है। तो ये स्थिति चल रही है। अब वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से जो छात्र निकलेंगे उनका एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगा, उनमें क्या स्किल डेवलप होगा, आप खुद सोच करके देखिए। तो व्यवस्था जो है केवल ये हैशटैग चलाने से नहीं बदलेगी, और ये आपका SSC रिजल्ट आ जाने से और आपका नॉर्मलाइजेशन सही हो जाने से नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आपको क्या लगता है ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीत लेने से आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा? आपने पिछली बार भी हैशटैग चलाया था, कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, कुछ एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ गया, हुआ क्या? उससे क्या एम्प्लॉयमेंट घट गया? नहीं घटा ना, नहीं घट सकता है, नहीं घट सकता है। कितने लोगों को आप सरकारी नौकरी दे सकते हो? आप खुद अनुमान लगा के देखो, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो सबको सरकारी नौकरी, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ये सच्चाई आपको कौन बताएगा? ये लोग नहीं बताएंगे, ये अभिनव शर्मा और बड़े बड़े जो व्यापारी लोग बैठे हुए, मैं तो इनको टीचर भी नहीं बोलता, व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं बताएंगे आपको, नहीं बताएंगे आपको। इनको केवल अपनी कोचिंग चलाने से मतलब है। ये बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पहुंच में लाखों छात्र हैं, करोड़ों लोग, लगभग करोड़ों व्यूज आते होंगे इनके वीडियोज पर और करोड़ों लोग इनको देखते होंगे। ये चाहे तो पूरे यूथ की किस्मत बदल सकते हैं उन्हें सच्चाई से अवगत करा करके, लेकिन वो नहीं कराएंगे क्योंकि वो आपको सही दिशा दिखाना ही नहीं चाहते हैं। यही काम कांग्रेस ने किया, यही काम 70 साल से कांग्रेस ने किया और आज मोदी गवर्नमेंट कर रही है। अगर वो गरीबी मिटा देगी, अगर वो बेरोजगारी मिटा देगी तो उनके पास मुद्दा क्या रहेगा? अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनको वोट कौन देगा? नहीं देगा। इसलिए वो न गरीबी मिटा सकते हैं, ना बेरोजगारी मिटा सकते हैं, ना शिक्षा मिटा सकते हैं। और यही काम ये टीचर्स भी कर रहे हैं जो व्यापारी बन के बैठे हुए हैं। ये अगर आपको सच्चाई से रूबरू करा देंगे तो आप इनके यहाँ कभी नहीं जाएंगे पढ़ने, कभी नहीं जाएंगे पढ़ने। हो सकता है उनमें स्किल हो, मैथ पढ़ाने का स्किल हो, मैं मानता हूं, मैंने भी उनका वीडियोस देखा है और जब SSC CGL की तैयारी करता था तो उनका वीडियो देखता था मैं। मेरे रूम में अभी भी अभिनव शर्मा का किताब पढ़ा हुआ है। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं वो पूर्णतया व्यापार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा मेरा सवाल ये भी है, मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि पहला जो आपका हैशटैग ट्रेंड कराया गया था वो बिहार चुनाव से जस्ट पहले कराया गया था, और अब जो ट्रेंड कराया जा रहा है वो बंगाल चुनाव से जस्ट पहले कराया जा रहा है। चुनाव से पहले ही आपको मुद्दा क्यों याद आता है सर? चुनाव से पहले ही आपको मुद्दा क्यों याद आता है? उसके बीच में आप कहाँ सोए हुए रहते हो? उसके बीच में तो कुछ नहीं आप देखते, उसके बीच में तो आपको कहीं भी जागृति वाला वो फीलिंग नहीं आता है, कहीं भी आप वो हैशटैग ट्रेंड कराने नहीं निकलते हो। ये 5 महीने कहाँ सोए हुए थे? ये सितंबर अक्टूबर में आपने वो ट्रेंड कराया, उसके बाद आप कहाँ सोए हुए थे इतने दिनों तक? कहाँ सोए हुए थे? जरा बता दीजिए मुझे। देखता हूँ मैं भी आपका चैनल कभी कभार फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा SSC CGL से कोई नाता नहीं है अब, इसलिए मैं उस चैनल पर ज़्यादा जाता नहीं हूँ और मैथ से भी मेरा कोई खास नाता नहीं है। लेकिन आप ये बता दीजिए कहाँ सोए हुए थे? आपको चुनाव के पहले ही ये हैशटैग ट्रेंड कराने का कहाँ से याद आता है? शक पैदा होता है सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन शक पैदा होता है इससे। आप छात्रों को बता सकते हैं, छात्रों को बहका सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रबुद्ध इंसान है ना, आप उसको नहीं बहका सकते। वो जरूर सोचेगा, इस बात पर जरूर गौर करेगा और इसका जवाब आपको देना चाहिए। यदि आप सही में एक शिक्षक हैं तो आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। आपको छात्रों को सच से रूबरू कराना चाहिए। आपको पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। आपसे इतने सारे यूथ जुड़े हुए हैं और इतने सारे यूथ्स को आप ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। केवल आपके साथ अभी SSC वाले स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं, आपके साथ सारे लगभग
हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस कैंपेन में। तो आपको सबको सच्चाई अवगत करानी चाहिए। आप उस समय कहाँ थे जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी का औरंगाबाद में हंगामा हुआ और पेपर दोबारा कराना पड़ रहा है, आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं यूपीएससी में हिंदी माध्यम वालों के खिलाफ वो करते हो? हिंदी माध्यम वालों का यूपीएससी में रिजल्ट इतना खराब आ रहा है, आप उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? कभी उसके लिए भी आवाज़ उठाओ। और ये स्टडी आईक्यू वाले, ओनली आईएएस वाले सर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते हैं, आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आप तो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं ना, आप तो यूपीपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कराते हैं ना, तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्या उनमें स्किल नहीं है? बाकी सब में क्यों आ रहा है? यूपीपीएससी में क्यों आ रहा है? बीपीएससी में हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट क्यों आ रहा है? यूपीएससी में क्यों नहीं आ रहा है? एक एक क्वेश्चन पिछले बार का पीटी का जो क्वेश्चन था वो द हिंदू से था, क्यों था? क्या द हिंदू वालों ने यूपीएससी को घूस दिया है? क्यों था ऐसा? ऐसा क्यों किया जा रहा है? किताबों का महत्व यूपीएससी में क्यों जीरो हो गया है आज के डेट में? किताबों से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता है आज के डेट में? आप मुझे बताइए, क्यों ऐसा पैटर्न कर दिया गया है यूपीएससी का कि जो कोचिंग में जाते हैं, जो जिनके पास संसाधन मौजूद है, वही यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। एक गांव का लड़का जो है, एक गांव का साधारण ग्रेजुएट जो है, वो सोच भी नहीं सकता यूपीएससी का तैयारी वो हिंदी माध्यम से करके आईएएस बनने का सोच नहीं सकता। निशांत सर के बाद कितने लोग आईएएस बने हैं हिंदी माध्यम से? मुझे जरा जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आप लोग? आप लोग भी भेड़ चाल में लगे हुए हैं सर, इतने प्रबुद्ध लोग हैं आप, और आप मतलब भेड़ चाल में लगे हुए हैं। किसी ने हाँक दिया, आप लोग भी हाँके जा रहे हैं। भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं आप टीचर हैं सर, टीचर है, व्यापारी मत बनिए ना। टीचर हैं आप, व्यापारी क्यों बन रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं एक स्टूडेंट के रूप में आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पढ़ाई की है। सुमित रेवाड़ी सर, मैंने आपका बहुत सारा वीडियो देखा है, लगभग 2 साल तक लगातार आपका वीडियो फॉलो किया हूं। 10 बजे आपका एडिटोरियल एनालिसिस आता है, 4 बजे आपका प्रीलिम्स के लिए स्पेशल आता है, सबका नोट्स बनाया हूं, सबसे मैंने फॉलो किया है सबको। स्टडी आईक्यू का कितना सारा वीडियो मैंने देखा है। मैं वॉच आवर बता दूं तो कम से कम हजारों वॉच आवर आपको मिलेंगे जो मैंने देखे हैं। तो इतना बड़ा चैनल जो आपका बना है, उसमें हम जैसे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। 4 साल 5 साल से आप लोगों को फॉलो कर रहा हूं सर, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? मतलब क्या बोले, डिसअपॉइंट कर रहे हो। एज ए स्टूडेंट मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो, टीचर के रूप में तो खैर क्या कहूँ मैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ वर्किंग स्किल्स। लैक ऑफ वर्किंग स्किल्स के बारे में भी मैंने आपसे बात कर दी कि जो वैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आएंगे जिनको अप्रूवल पैसों के दम पर मिलता है, जिनमें डोनेशन के दम पर छात्र जाते हैं, तो ऐसे छात्र क्या करते हैं, लास्ट सेमेस्टर में तो पढ़ाई, मतलब सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होने वाला होता है उससे 1 सप्ताह पहले तो पढ़ाई शुरू होती है। रात भर सब लोग क्या करते हैं, सुट्टा फूकते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं और मतलब टफरी पे जाते हैं। यही तो करते हैं। कभी बाइक राइडिंग, कभी कुछ भी, कभी गेमिंग, कभी कुछ भी, कभी पोर्न चल रहा है हॉस्टल्स में। यही तो मैं देख कर गया। मैं तो खुद इंजीनियर हूँ, तो मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है और इंजीनियरिंग के हॉस्टल्स में क्या होता है। मैं जानता हूँ और खोल करके बता दूंगा ना तो आपको शर्म आ जाएगी और मुझे भी बोलने में शर्म आएगी, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ क्या होता है इंजीनियरिंग का इंट्रो। यदि आप समझ जाओगे ना, किसी इंजीनियर से पूछना अपने आसपास में कि इंजीनियरिंग का इंट्रो क्या होता है, जरा पूछना, उसके बाद आपको पता चलेगा तो क्या होता है। अब ऐसे लोग जब निकलेंगे वहाँ से तो क्या वर्किंग स्किल होगी उनके पास। एक आंकड़ा बताता है, मैं आंकड़ों की बात करूँगा, एक आंकड़ा बताता है कि 50% से ज़्यादा जो यूथ निकलते हैं हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, उनमें स्किल होता ही नहीं है कि वो मतलब कि अच्छे कंपनीज में जा सकें। उनमें स्किल ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यही कारण होता है। ये झोला छाप डॉक्टर जो आप देखते हैं आजकल, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? इसी कारण से होते हैं। किसी भी घटिया मेडिकल कॉलेज से निकल करके आ जाते हैं और आपके स्वास्थ्य के साथ खेलते हैं। ऐसा ही होता है। इतने सारे MBA वाले जो हैं वो घूमते हुए क्यों हैं? क्यों उनको रोजगार नहीं मिलता है? जबकि MBA बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि स्किल डेवलप होता ही नहीं है। वो लोग चोरी का पेपर और रिसर्च लेकर के और पास कर जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। मैं अधिकतर की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग अनएम्प्लॉयड भी नहीं है। बहुत लोगों को रोजगार मिल भी रहा है, तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो देखिए
स्किल का जो अभाव है वो दिक्कत करता है रोजगार में, ठीक है। रोजगार इसलिए भी नहीं मिलती है और इसके लिए सरकार आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चला रही है। इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं कि स्किल को डेवलप करने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया है पिछले 6 सालों में। यह आप लोग देखेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, उसके आंकड़े बहुत कुछ किया है, लेकिन हम लोग करना भी नहीं चाहते, हम लोग करना भी नहीं चाहते। आप केवल हाजीपुर में देख लीजिए, मैं अपने शहर की बात बताता हूँ, आप केवल हाजीपुर में देख लीजिए तो आपको कम से कम 20 से 25 ITI कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन उन कॉलेजेज में होता क्या है, कौन लोग पढ़ाते हैं उन कॉलेजेज में? जो स्किल्ड खुद नहीं है वो भी ITI कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको मान्यता दी जा रही है। तो ये है सिस्टम की गलती। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, जो बेसिक जो सिस्टम है उसको सुधारने की जरूरत है, तब जाके करके स्किल्ड युवा तैयार होंगे और तब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऐसे नहीं होने वाला है, केवल ये हैशटैग ट्रेंड कराने से नहीं होने वाला है। सरकार को पूरा ध्यान देना होगा और इसके लिए सरकार को जो है ना हिलाना होगा, तख्ता हिलाना होगा सरकार का। आप लोग हैं कहाँ, सच्चाई से रूबरू होइए। चलिए आगे देखते हैं। यही स्कूल कॉलेज, स्कूल कोचिंग एग्जाम कॉलेज और बाकी सब माफिया, ये माफिया क्या करते हैं, ये माफिया क्या करते हैं? मैं खास करके कोचिंग का एग्जांपल देता हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं जब कोचिंग में गया पहली बार, मैंने बोला मुझे UPSC की तैयारी करनी है या BPSC की तैयारी करनी है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। उन्होंने मुझे किधर मोड़ दिया, मैं चूंकि नया था, मुझे मोड़ दिया गया किधर, ग्रुप डी के तरफ, कि ग्रुप डी का आने वाला है और BSSC का उस समय आने वाला था, वो 12th लेवल का, उसकी तरफ मुझे मोड़ दिया गया कि पहले ये तो निकालो उसके बाद UPSC करना। अब जो मेरा गोल्डन ईयर था, जिस समय मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक था, जिस समय मैं तैयारी कर सकता था, उस समय मेरा डायरेक्शन मोड़ दिया गया। तो ऐसे ही किसी व्यापारी टीचर ने किया ना, ऐसे ही किसी व्यापारी टीचर ने मेरा जो एडोलेसेंट माइंड था उसको क्या किया, उसको मोड़ दिया, दूसरी तरफ मोड़ दिया, डाइवर्ट कर दिया। इस कारण से उधर भी मेरा गड़बड़ हो गया क्योंकि BSSC का पेपर लीक हो गया और आज तक उसका जो है फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप सोच सकते हो मेरा जो जीवन बर्बाद हुआ वो किस कारण से हुआ, किसी टीचर की वजह से हुआ। और अधिकतर टीचर ऐसा ही करते हैं, आपके स्किल को नहीं देखते हैं। अगर आप किसी के यहाँ बैंकिंग की तैयारी करने जाते हैं और आप में बैंकिंग का तैयारी करने का स्किल नहीं है, तो उसको तुरंत बता देना चाहिए कि हाँ भैया आपका जो है GS बहुत अच्छा है, तो आप रेलवे की तैयारी करो या फिर BPSC की तैयारी करो, किसी PCSS की तैयारी करो। यदि किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो उसको बताना चाहिए कि हाँ तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है, तुमको बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए, तुमको SSC की तैयारी करनी चाहिए। जैसे मैं जब कोचिंग में पढ़ता था तो एक स्टूडेंट था रोहित नाम का एक स्टूडेंट था, मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है। वो आया था कोचिंग करने, GS का कोचिंग करने आया था। मैं देखा कि यार उसका मैथ बहुत अच्छा है, मैथ से उसने ग्रेजुएशन भी किया था। मैंने उसको बोला यार GS की तैयारी में समय बर्बाद मत करो, तुम बैंकिंग की तैयारी करो, तुम्हारा जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि उसका मैथ भी बहुत अच्छा था और रीजनिंग भी बहुत अच्छा था। उसने बैंकिंग की तैयारी की और आज के डेट में बैंक में ऑफिसर है। तो ऐसा करना चाहिए ना टीचर्स को, लेकिन टीचर्स करते क्या है, उनको तो बस पैसे से मतलब होता है। क्या करते हैं टीचर्स, आज ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया तो ग्रुप डी का टारगेट बैच, आज SSC का आ गया LDC का तो LDC का अलग से टारगेट बैच। अरे भैया GS जब वही है तो आप अलग अलग टारगेट बैच क्यों दे रहे हो? आप पूरा GS एक बार में पढ़ा दो ना, एग्जाम चाहे कोई भी हो निकलना चाहिए। तो आप ऐसा करोगे नहीं। ये आपका, आज मैं नाम भी ले लेता हूं, ये खान GS रिसर्च सेंटर वाले, आज मैं उनका वीडियो देख रहा था। इसी पर अभी शबनम नाम की एक महिला को फांसी होने वाली है और वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में पढ़ा रहे थे। तो वो क्या पढ़ा रहे थे कि छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये याद रख लेना, मतलब ये अनुच्छेद याद रख लेना, और यदि UPSC की तैयारी करते हो तब ये सारा क्षमादान का जो शक्ति है वो याद रख लेना, वो लघुकरण, परिहार और बाकी सब 5 तरह की जो शक्तियां होती हैं। तो ऐसा कहने की जरूरत क्यों है, ऐसा कहने की जरूरत क्यों है? आप पूरा का पूरा पढ़ा देते और छात्र का जो एग्जाम होता उसके हिसाब से वो तैयारी करता। आखिर SSC का छात्र है तो उसको क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का वो 5 शक्ति कौन कौन सा है क्षमादान करने का? क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्यों आपने उसको वहीं पर रोक दिया कि केवल अनुच्छेद पढ़ लो? ऐसे टीचर्स होते हैं क्या? ऐसे टीचिंग होती है क्या? और 50 लाख 60 लाख लोग उनका वीडियो देखे जा रहे हैं। पूरा का पूरा राष्ट्रपति का पूरा कार्य पद्धति मैंने समझा दिया और ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों ने देखा। क्यों ऐसा होता है?
पूरी मेहनत करके पूरा लक्ष्मीकांत किताब, पूरा लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी और 4-4 किताबों से वीडियोज बनाने के बाद 25 लोग मेरा वीडियो देखते हैं, और जो कुछ नहीं बताता उसका वीडियो 50 लाख लोग देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो गलती किसमें है? सरकार में गलती है। सरकार आपको बोलती है कि ऐसे घटिया वीडियोज देखो और अच्छे वीडियोज ना देखो। ये आपकी गलती है, आपकी मानसिकता है, आपकी गलत मानसिकता है। क्या देखते हो आप लोग? मैं बताता हूं क्या इंडियन यूथ देखता क्या है। इंडियन यूथ देखता क्या है, आप सोच करके देखो। सोशल मीडिया पर आप जाते हो, आप करते क्या हो? एक एवरेज जो इंडियन यूथ है सोशल मीडिया पर कितना समय गुजारता है पता है? 2 घंटे दिन भर के। ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, दिन भर के 2 घंटे एवरेज एक यंग जो इंडियन है वो बिताता है सोशल मीडिया पर। वो क्या करता है 2 घंटे में? अधिकतर युवा किसी लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, मतलब कि फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर भी। इंस्टाग्राम की बात मैं करता हूँ, अधिकतर 50% से ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पर वो 18 से लेकर के 24 साल के युवाओं के हैं। 18 से 24 साल की उम्र में आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपने करियर पर होना चाहिए, अपने करियर की प्लानिंग पर होना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पर आप वीडियोज बनाते फिर रहे हो, लड़कियों के फोटोज लाइक करते फिर रहे हो, हाँ ये कर रहे हो आप, और फिर कहते हो कि मुझे रोजगार नहीं मिलता। जिस समय आपको करियर की प्लानिंग करनी चाहिए, जिस समय आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, उस समय तो आप वीडियोस देख रहे होते, पोर्न देख रहे होते, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गंदी बात का नेक्स्ट सीजन का इंतजार कर रहे होते हो, और कहते हो मुझे रोजगार नहीं मिलता। अपने गिरेबान में कब झांकोगे भाई? अपने गिरेबान में भी झांको। केवल सरकार को आरोप लगा देने से हो जाता है क्या? नहीं होता है। नेक्स्ट, हाँ, सोशल मीडिया हो गया। अधिकतर लोग क्या करते हैं आपको भी पता है, खास करके लड़कियों को तो जरूर पता होगा, उनके इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस जो है ना भर भर के पड़े होते होंगे, और मतलब छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े बड़े बूढ़ों तक के मैसेज उनके इनबॉक्स में पड़े होते हैं। और क्या क्या करते हैं वो सब पता है, मीम बना कर डालते हैं, और कुछ भी कैंपेन हो गया तो भैया चलो उसी पर मतलब भेड़ चाल बन करके और चल दिए एकदम, मतलब जय हो करते हुए, और बाकी सब। इन किसी को भी यदि बोल दिया जाए कि हाँ भैया मतलब कितने लोग, ये बता दीजिए मुझे, आज खुद ही अपने गिरेबान में झांकिए और छाती पर हाथ रख के, दिल पर हाथ रख के ये बता दीजिए कि कितने लोग हैं आप लोगों में से जो कि 14 फरवरी को मतलब कि गए थे शहीदों के मतलब शहीदों के नाम पर दिया जलाने, या फिर एक मोमबत्ती जलाने, या फिर कितने लोगों ने शहीदों को याद किया। कितने टीचर्स हैं जो आज आंदोलन की बात कर रहे हैं, कितने टीचर्स हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की अपने वीडियोज में। एक वीडियो बनाया, छोटा सा भी एक मैसेज बनाया, और उसमें बोला कि हाँ सब लोग जाकर के और मतलब शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए, जबकि इतना बड़ा कांड हो गया था। कितने लोग हैं? उन 40 शहीदों में से कितनों के नाम आपको याद है? जरा मुझे बता दीजिए। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्यों याद नहीं है? जो शहीद हो रहे हैं आपके देश के लिए, उनका नाम आपको याद नहीं है। लेकिन जब मैं पूछूंगा कि मिर्जापुर के किस सीजन में मतलब दोनों भाई जो थे उनका क्या नाम था, तो तुरंत बता देंगे, गुड्डू भैया, बबलू भैया, तुरंत बता देंगे, और एक एक कैरेक्टर का नाम बता देंगे, तुरंत बता देंगे। आप खुद अपने दिमाग पर, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, सोशल मीडिया पर क्या करते हैं आप। हाँ, सोशल मीडिया पर और क्या करते हैं, अब मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। यहाँ पर आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या करते हैं। जब आप यूट्यूब पर जाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने जिन बड़े बड़े चैनल्स का नाम लिया यूट्यूब पर, जिनसे मैंने भी सीखा है और सबसे अच्छे वीडियोज बनाते हैं, वो ओनली IAS चैनल। ओनली IAS चैनल सुमित श्रीवाड़ी सर से अच्छा कोई भी द हिंदू का एनालिसिस कर ही नहीं सकता है मेरी नज़रों में। इसके अलावा स्टडी IQ इतना अच्छा वीडियोज बनाते हैं, उनके वीडियोज पर कितने लाइक आते हैं मैंने देखा है। 2000, 4000, 10,000, 20,000, मैक्सिमम जाता है तो 50,000 जाता है। और एक आपका ये है, ये फेक आदमी, मैं फेक आदमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोज फेक बनाता है, ये वीडियोज फेक बनाता है और आप लोगों को गुमराह करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि बहुत बड़ा आदमी है, हो सकता है कुछ बोले भी मेरे बारे में, या फिर हो सकता है कि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो आकर के कमेंट्स की बार लगा दे, गालियों की भरमार लगा दे, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये खुद घमंडी है। तो इसके टीचर्स कैसे मतलब वो कैसे होंगे, आप खुद देखिए ना। शबनम वाला वीडियो बना रहा है ये कि पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है, बहुत अच्छा वीडियो था, मैंने भी देखा, लेकिन ये फोटो कैसा लगाया हुआ है जरा देखिए आप, फोटो में क्या चल रहा है। यही आप सिखाते हो लड़कों लड़कियों को, यही सिखाते हो।
तो ऐसे लोगों के वीडियोज पर आप देखिए कितने सारे लाइक हैं। ये क्या पढ़ाता है, जो बाइडेन ने क्या कर दिया, म्यांमार में क्या हो गया, म्यांमार में जो कू हो गया उसका कारण नहीं बताएगा। उसमें जो भी ट्रेंडिंग बातें हैं ना, जो आपको मीडिया ऑलरेडी बता रही होती है, जो आपको मीडिया पर देखने को मिलता है, वही सब बातें बताता है। उसके अलावा वो क्या बताएगा, पाकिस्तान पर ईरान ने अटैक कर दिया तो उसने उस पर अटैक कर दिया, इजराइल ने वहाँ क्या कर दिया, उसने वहाँ क्या कर दिया, रेलवे पटरी के बीच में लाइट क्या होती है, लाल लाइट क्या होती है, सुनामी में जब जहाज फंस जाएगा तो क्या होगा। ये सब आपके एग्जाम में आने वाला है क्या? ये सब आपके एग्जाम में आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है ना, लेकिन फिर भी आप वही वीडियोस देख रहे हो ना। 25 लाख 30 लाख लाइक, यार ये आप क्या देख रहे हो? अब मेरे वीडियोज भले ही ना देखो, कोई बात नहीं है, चलो मान लिया कि मेरे वीडियोज बहुत ख़राब हैं या फिर मेरे पर लाइक कम है, तो आपकी मानसिकता बनी हुई है कि हाँ यार जिसमें लाइक ज़्यादा होगा वही देखेंगे। तो आप ओनली IAS चैनल क्यों नहीं देखते हो? 5 साल से तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और इतने सालों से वो वीडियोज़ बना रहे हैं। उनसे पढ़ करके कितने सारे छात्र जो है IAS IPS बन चुके हैं। आप उनके वीडियोज़ भी तो नहीं देखते ना, उनके वीडियोज़ भी तो नहीं देखते आप स्टडी IQ के वीडियोज़ भी तो नहीं देखते। इतने सालों से वो काम कर रहे हैं ओनली IAS वाले सर, और उनका सब्सक्राइबर बेस कितना है? 9 लाख भी नहीं है। और ये फेक आदमी, इसका सब्सक्राइबर बेस कितना है? 50 लाख के पार जा चुका है, नंबर 8th पर आ चुका है, ये खुद अनाउंस करता है। तो ऐसा क्यों है? आप ही लोग बनाते हो ना, आप ही लोग बनाते हो ना। ये अभिनय सर बोलते हैं आप लोगों को कि मीडिया का बहिष्कार करो, ऐसे चैनल्स का बहिष्कार करने क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोगों को इनकी सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? इससे यूथ बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? आप लोगों का ध्यान नहीं भटकाया जा रहा तो क्या हो रहा है? ये 1.5 लाख 2 लाख का वो मतलब डिजिटल बोर्ड ला करके आपको अच्छे अच्छे फोटोज दिखा करके, 3D डायग्राम्स दिखा करके, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यही इंसान यदि चाहता तो जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, 50 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ करोड़ों में इसके व्यूज जाते होंगे, ये इंसान चाहता तो कितने लोगों को पास करा सकता था GS का सही वीडियोस बना करके, सही तथ्य की जानकारी दे करके। आप लोगों को इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, देहाती स्टाइल है, बताने का तरीका बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन पॉइंट कौन सा चुनता है? ये पॉइंट कौन सा चुनते हैं? पॉइंट क्यों गलत चुनते हैं? क्योंकि इनको व्यापार करना है। वो जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है, जो ट्रेंड में होता है, गूगल ट्रेंड पर जाकर के देखते हैं कि क्या ट्रेंड में है, वो ट्विटर पर जाकर के देखते हैं कि क्या ट्रेंड कर रहा है और उसी पर वीडियो बनाते हैं। ये काम कौन नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूं। मुझे केवल पैसा नहीं कमाना है, मुझे संस्कार भी कमाना है, मुझे इज्जत भी कमानी है। आप लोग भले ही ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे लोगों को वैसे भी कम इज्जत मिलती है, लेकिन अंत में इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है, यह भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, एक आंकड़ा मैंने देखा, आप भी जाकर के इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो। पोर्न हब सबसे बड़ा मतलब पोर्न साइट है। पोर्न साइट क्या होता है ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो पोर्न हब ने आंकड़ा जारी किया जिसमें उसने बताया है कि इंडियन लोग जो हैं वह पोर्न देखने के मामले में दुनिया में 3रे नंबर पर है। दुनिया में 3रे नंबर पर हैं हम पोर्न देखने के मामले में, जबकि पोर्न वेबसाइट्स इंडिया में बैंड हैं। लोग VPN का इस्तेमाल करके, टोरेंट का इस्तेमाल करके और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके देखते हैं। सोच करके देखिए, आप अपना दिमाग कहाँ लगाते हो? आप अपना दिमाग पोर्न देखने में लगाते हो। यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म पर जो सेक्स परोसा जा रहा है, इनडायरेक्ट सेक्स जो परोसा जा रहा है, भले ही डायरेक्ट नहीं दिखाया जाता है, लेकिन आप लोगों को सारा अधिकतर जो कंटेंट होता है उसमें 18+ ही होता है, गाली गलौज भरा होता है और खुलेआम माँ बहन की गाली दी जाती है। और ख़ास करके जो है आपको एक्साइटेड करने वाला, उत्तेजित करने वाला जो वीडियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग वो देखना पसंद करते हो। अधिकतर जो है आप MX प्लेयर ले लो या फिर आप आल्ट बालाजी ले लो, इनके कंटेंट क्या होते हैं? सारे कंटेंट आपको 18+ मिलते हैं, लेकिन ये खूब तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हर एक सीरीज पर जो है आपका 30 करोड़ 40 करोड़ लाइक और व्यूज जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन देखता है? इंटरनेट पर कौन है? इंटरनेट यूजर्स कौन है? 70% से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स जो है वो 35 साल से कम एज के हैं। आप ही है ना, आप ही और मेरे जैसे लोग हैं ना, हम ही हैं। तो ये हमारी गलती भी है। और तब आपको कहोगे कि रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार कैसे मिलेगा? जिस समय आपको पढ़ाई पर, किताब पर ध्यान देना चाहिए, उस समय आपका ध्यान पोर्न पर है। उस समय आपका ध्यान वो वेब सीरीज पर है कि अगला वेब सीरीज कब आने वाला है। उस समय आपका ध्यान है कि रसोड़े में कौन थी,
हैं? इंडियन आइडल किसने जीता, बिग बॉस 14 किसने जीता, इस पर आपका ध्यान ज़्यादा है। और गेमिंग पर आपका ध्यान ज़्यादा होता है। ये माइनक्राफ्ट और फ्री फायर और क्या क्या होता है, पबजी तो खैर बैन हो गया, लेकिन इन सब पर आपका ध्यान ज़्यादा होता है। आप गूगल ट्रेंड सर्च कीजिए, मैं पिछले लगभग 15-16 दिनों से लगातार गूगल ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। इंडिया में गूगल ट्रेंड में टॉप में क्या क्या होता है, टॉप में आपको बताता हूँ क्या होता है। उसमें सट्टा लगाने का जो है आपका वो होता है, सट्टा लगाने का जो मतलब कोई भी एक टीम वर्सेस दूसरी टीम के बीच में जो सट्टा लगाया जाता है, क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो या किसी का मैच हो, वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होता है, क्योंकि उस पर लोग सट्टा लगाते हैं इलीगल काम करने के लिए। इलीगली जो है आपका यूट्यूब पर वीडियोज बना करके उन मैचेज की जानकारी दी जाती है और फिर जो है सबको बुलाया जाता है, आपका टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर बुलाया जाता है और वहाँ से धंधा किया जाता है, हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं और उनसे सट्टेबाजी कराई जाती है। तो ऐसे वीडियोज, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो फेमस होते हैं। या फिर कौन से टॉपिक्स फेमस होते हैं, कोई भी मतलब मूवी कलाकार के बारे में कोई न्यूज आता है, या फिर कोई भी नई मूवी रिलीज होने वाली होती है, कोई नया जो हनी सिंह का कोई वीडियो आ गया तो वो ट्रेंड में होता है। गूगल ट्रेंड में आप देख लीजिएगा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ कोई समाचार ट्रेंड में होता है, या फिर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई समाचार ट्रेंड में होता है। शेयर मार्केट तो फिर भी समझ में आता है कि देश की इकोनॉमी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, या फिर कुछ शेयर मार्केट से अर्न करना चाहते हैं, तो वो भी रोजगार ही एक तरह का। लेकिन जो बाकी सब जो ट्रेंड में है, जो गेमिंग ट्रेंड में होती है, जो मूवीज ट्रेंड में होती है, वो क्यों होती है, आखिर कौन ट्रेंड कराता है उसको? 70% युवा कौन है इंटरनेट पर, 35 साल से कम एज के हैं, हमारे और आपके जैसे युवा हैं। तो गूगल ट्रेंड में ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? आखिर कौन है जिम्मेदार इसके लिए? ये भी क्या आपको सरकार ही बोलती है कि आप जाकर के पोर्न देखो और गेमिंग में रुचि करो और मूवीज़ में दिमाग लगाओ और OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिमाग लगाओ? ये भी क्या सरकार ही कहती है? आपको नहीं कहती है ना। गार्जियन से छुप करके कॉमिक्स पढ़ते हो और ये करते हो। अपने ज़माने में हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे और आप लोग जो है छुप करके मोबाइल पर क्या क्या किया करते हो। आप लोग अपने गिरेबान में कब झाँकोगे? अपने गिरेबान में भी झाँको। उसके बाद गेमिंग भी मैंने बता ही दिया कि माइंड, छोटे छोटे बच्चों पर, मेरा छोटा सा भांजा है 8 साल का, 7 साल का, उस पर गेमिंग का इतना चस्का है। वो आता है जब भी मेरे यहाँ, तब बोलता है कि मामा जी गेमिंग का वीडियो बनाना है। माइनक्राफ्ट का एक वीडियो तो इतना जिद किया कि वीडियो बना करके मुझे अपलोड करना पड़ गया। और वो सब कुछ जानता है यूट्यूब के बारे में। तो छोटा सा बच्चा जो इतना कुछ जानता है, आप लोग क्या समझते हो क्यों क्या हो रहा है? हमारा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। और ये सच्चाई आपको कौन बताएगा? बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। लल्लन टॉप ने बहुत तारीफ कर दी अविनाश शर्मा की कि हाँ, उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो सरकार के खिलाफ तो आवाज़ उठाने वाला, मतलब कि इंडिया में तो ये फेमस ट्रिक है कि आपको फेमस होना है तो मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठा दो, फेमस हो जाओगे। किसी बड़े एक्टर के खिलाफ आवाज़ उठा दो, फेमस हो जाओगे। यही तो हो रहा है। और ख़ास करके मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तो तुरंत ऐसे फेमस हो जाते हैं, तुरंत। या फिर आप देश के खिलाफ आवाज़ उठा दो, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से फेमस हो जाओगे, और भी ज़्यादा तेज़ी से फेमस हो जाओगे। यही तो दिन भर में ट्विटर पर चलता रहता है, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। ये उनकी पोल खोलते रहते हैं, वो उनकी पोल खोलते रहते हैं, और तालियां बटोरते रहते हैं लोग, और हम उसी में उलझे रहते हैं। यही तो हो रहा है। कभी किसानों के नाम पर आपको बहकाया जाता है, कभी छात्रों के नाम पर आपको बहकाया जाता है। हर दिशा में आपको बस बहका दिया जाता है। धारा के साथ आप बहते चले जाते हो, अपना दिमाग लगाते ही नहीं हो। लेकिन ये भी याद आप रखना कि कहा गया है कि जो धारा के साथ चलती है वो मरी हुई मछली होती है। हमेशा आप देखना, जो जिंदा मछली होती है ना, वो हमेशा नदी की धारा के विपरीत तैरती है, जबकि मरी हुई मछली जो होती है वही धारा के साथ तैरती है। तो यदि आप जिंदा हो तो धारा के विपरीत चलो, अपना खुद का रास्ता बनाओ, किसी दूसरे के कहने पर भटको मत। यदि आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, सही हक में आवाज़ उठाओ, सही मुद्दे को उठाओ। किसी और के कहने पर, मतलब किसी ने हड़का दिया और चल दिए, ये क्या होता है यार? आप जानवर थोड़ी ना हो, आप इंसान हो, पढ़े लिखे इंसान हो, युवा हो, देश के युवा, देश का भविष्य होते हैं। तो आप खुद सुधरोगे तभी जग सुधरेगा, तभी सरकार सुधर पाएगी। पहले खुद तो सुधरो,
खुद तो सुधरो। 2-4 दिन बस कैंपेन कर लिया, उसके बाद फिर बस काम खत्म। 2-4 दिन जोश रहेगा, पूरा जवानी का जोश रहेगा, उसके बाद क्या होगा। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, एक और रिसर्च मैंने किया, यूट्यूब पर सर्च किया। यूट्यूब पर जब मैंने यूपीएससी सर्च किया तो यूपीएससी पर सर्च करने पर सबसे पहले आना चाहिए था कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया है यूट्यूब पर पता है आपको? यूपीएससी जैसे ही सर्च करोगे वैसे ही आपको आएगा यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोज। यूट्यूब आप देख सकते हो, यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोज, यूट्यूब मोटिवेशनल सॉन्ग्स, ये आते हैं। क्यों आते हैं भैया? आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है? किसी दूसरे से मोटिवेशन लेने की जरूरत क्यों होती है? आप यूपीएससी इंटरव्यू सर्च क्यों करते हो डायरेक्ट? आप यूपीएससी पीटी कैसे पास करोगे, मेंस कैसे पास करोगे, ये सर्च क्यों नहीं करते हो? और ये कौन कराता है? वही यूपीएससी लिखते हो और जो नीचे में आ जाता है वो तभी आता है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ होता है। ये सब यूट्यूबर्स जानते हैं और वहीं से टैग चुरा करके डालते हैं अपने वीडियोज में ताकि वो रैंक कर सके। ये सब ट्रिक होता है, आपको नहीं पता होगा, जो यूट्यूबर्स हैं वो जानते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? जब मैंने एसएससी सर्च किया तो आप देखिए खुद में क्या आता है। एसएससी सर्च करने पर एसएससी रिजल्ट, एसएससी नोटिफिकेशन, एसएससी एग्जाम का डेट, एसएससी का कट ऑफ, यही आता है। आप एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में क्यों नहीं पूछते हो कि किस तरीके से एसएससी सीजीएल की तैयारी की जाए, किस प्रकार से तैयारी करें कि हमें ज़्यादा मार्क्स आए, किस प्रकार से तैयारी करें कि हम जल्दी अचीव कर सके गोल को। ये आप सर्च क्यों नहीं करते? आप यही सर्च क्यों करते हो कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो डेट कब आ रहा है, तब वो कब आ रहा है, फॉर्म कैसे फिल करें। अरे यार, आप ग्रेजुएट हो तभी तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना। तो आपको ग्रेजुएशन हो गया, आपको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है जो आप यूट्यूब पर सर्च करके फॉर्म भरोगे। ये क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका है? तो आप खुद सोचो ना कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। मैं किसी को कोई भी पर्सनली ना ले, मैं अधिकतर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कुछ लोग एक्सेप्शन भी होते हैं, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, तो मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग कैसे होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो छोटे मोटे उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैंने बहुत तगड़ा रिसर्च किया है इसके लिए, 2 दिन से लगातार मैं रिसर्च कर रहा हूं, तब जा करके वीडियोज बनाया हूं। तो आप समझ गए होंगे। अब यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि केवल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें भी सुधरना होगा, हमारे समाज को भी सुधरना होगा। रोजगार कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिसको किसी हैशटैग को ट्रेंड करा करके आप हासिल कर सकते हैं, उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार को व्यवस्था बदलनी होगी और हम सबको भी बदलना होगा। सरकार हमारे लिए है, सरकार को हमारे लिए काम करना चाहिए, और यदि सरकार नहीं करती है तो हमें अपने हक में आवाज़ उठाने का पूरा हक है और हम उठाएंगे भी, लेकिन पहले खुद भी सुधरेंगे। और टीचर से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप लोग सच्चाई बताइए लोगों को, आप अपने छात्रों को गुमराह मत कीजिए। पैसे बहुत आ जाएंगे, पैसे बहुत आ जाएंगे सर, लेकिन जो ये देश का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं ये मत कीजिए। अधिकतर लोग ऐसा ही कर रहे हैं सर, अधिकतर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और आपकी नज़र में भी जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो यूथ का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, केवल ये जो जीएस नहीं पढ़ाते हैं, केवल टेस्ट सीरीज चलाते हैं, केवल जो है आपको क्वेश्चंस ला करके दे देते हैं, केवल जो ट्रिक्स बताते हैं, ये युवाओं को बर्बाद ही कर रहे हैं। ट्रिक्स देख करके, कोई ट्रिक्स जान करके कोई भी जीएस निकाल सकता है? जीएस का कोई एग्जाम निकाल सकता है क्या? ट्रिक्स हमेशा के लिए याद रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। लेकिन अधिकतर युवा ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। शॉर्टकट से आप थोड़ा सा आपको सफलता मिल सकता है, हो सकता है जल्दी सफलता मिल जाए, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी शॉर्टकट से सफल नहीं हो सकते हो, कभी नहीं हो सकते। तो क्यों शॉर्टकट के पीछे भागते हो? आपको मेहनत से डर लगता है, आप मेहनत करना चाहते ही नहीं हो, ये कारण है। आपको कोई सही मायने में पढ़ाए तो आपको बोरिंग लगता है, आपको हर चीज में इंटरटेनमेंट चाहिए, पढ़ाई में भी इंटरटेनमेंट चाहिए। यही तो कारण है कि बायजूस वाले और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो आज आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं, शाहरुख खान से प्रचार करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मनोरंजक तरीके से पढ़ाते हैं। ये मनोरंजन क्या होता है पढ़ाई में, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। मैं भी क्या करूं, वीडियोज बनाते बनाते गर्लफ्रेंड की बात करना चालू कर दूं, कैसे टेड्डी दिया, कैसे वो दिया, इसकी बात करना चालू कर दूं। मैं भी फ़ोन लगा दूं किसी को, नरेंद्र मोदी को और जो बाइडन को, की और कुछ कॉमेडी वीडियो बना दूं। ऐसा कैसे चलता है यार? चलो कोई बात नहीं है, कभी कभार जरूरी है, लेकिन आप छात्रों को सच्चाई तो बताओ। आप केवल छात्रों को गुमराह करने में लगे हुए यार। दो चार ट्रिक बता दिए, उसके बाद थोड़ा कॉमेडी दिखा दिया, हो गया वीडियो खत्म।
अधिकतर छात्र उसको कैच नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो कैच कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर छात्र जो है कैच नहीं कर पाते हैं। वहाँ से कोचिंग में आपको तगड़े तगड़े फी दे करके कोर्स करके वापस आते हैं घर पर के, और वही फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्महत्या करते हैं, वही करते हैं। आप जो वो मैसेज दिखा रहे हो ना कि मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है, तो उस कारण से जो है ना आत्महत्या करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप लोगों के कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया, स्कूलों में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है क्या। मेरा एक स्टूडेंट है 6ठे क्लास का, मेरा भतीजा भी है, मेरे पास पढ़ने आता है। उसको क्या किया गया, लॉकडाउन में पढ़ाई हुई नहीं, उसको कुछ किताब दी गई थी, 6th क्लास में है वो, उसको कुछ किताबें दी गई थी मैथ क्लास की। मैथ का सारा उसका सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया उस किताब के हिसाब से। अब क्या किया गया कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों को, कुछ छात्रों को सैनिक स्कूल की तैयारी कराई गई। अब सैनिक स्कूल की तैयारी कराई गई तो एनुअल जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी सैनिक स्कूल का क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब बताइए, जिन छात्रों को आपने सैनिक स्कूल की तैयारी कराई है केवल उन्हीं से सैनिक स्कूल का एग्जाम लोगे ना। आप सबसे कैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम ले सकते हो, जबकि जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं की है उसने तो केवल आपका बेसिक किताब जो आपने दिया था वही पढ़ा है। तो बाकी बच्चा क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट ही होगा ना। वो मैथ में जब फेल होगा तो फ्रस्ट्रेट ही होगा ना, और क्या होगा। इतनी छोटी उम्र से आप छात्रों को जो है भेदभाव कर रहे हो छात्रों के साथ, तो ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन ही होगा ना। ऑनलाइन क्लासेज जो कराए गए हैं स्कूलों में, क्या कराए गए हैं, किसी ने भी ढंग से पढ़ाया है क्या, नहीं पढ़ाया है। जबकि पैसे भर भर के वसूले हैं, पूरे लॉकडाउन के दौरान भी एक भी पैसा छोड़ा नहीं गया है, भर भर के वसूला गया है। यहाँ तक कि गाड़ी तो चली नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ी का भी पैसा वसूला गया। एग्जाम हुए नहीं लेकिन एग्जाम का भी फी वसूला गया, और डेवलपमेंट फी भी वसूला गया। आपने क्या डेवलपमेंट कर लिया स्कूल में यार, लेकिन डेवलपमेंट फी भी वसूला गया। तो ये स्कूल माफिया है, ये स्कूल माफिया, एग्जाम माफिया। एग्जाम का नोटिफिकेशन आते ही जो है वो लोग रेट खोल देते हैं कि इस एग्जाम का ये रेट है, ये 20 लाख का, ये 15 लाख का, ये 25 लाख का। कोई बड़ा एग्जाम है तो 40 लाख का, 45 लाख का। जो पैसे वाले हैं वो दे रहे हैं, जो पैसे वाले जो दे रहे हैं, जिनके पास पैरवी है वो करवा रहे हैं, और वही लोग के कारण जो है कट ऑफ ऊपर आता है। तो कट ऑफ ऊपर आने का ये भी कारण है सर, कट ऑफ ऊपर आने का ये भी कारण है एग्जाम माफिया। और हमारे और आपके जैसे ही जो समाज के ही छात्र जो हैं वही इनसे जाकर के जुड़ते हैं और वही ये काम करते हैं, और ये कारण है। तो इन सब पर रोक लगाने की जरूरत है, इन सब के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। वो केवल एसएससी में एक वो मुद्दा जो है आपको दिख गया तो उसी पर आवाज उठा रहे हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर आवाज कब उठाइएगा, बेसिक मुद्दों पर आवाज उठाइए सर, बेसिक मुद्दों पर जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर आवाज उठाइए। ये परीक्षा माफिया वाले, ये कोचिंग माफिया वाले, इन सब के खिलाफ आवाज उठाइए ना। जिनके आप भी हिस्से हो तो आप में तो हिम्मत होगी नहीं आवाज उठाने की, आप में नहीं होगी हिम्मत आवाज उठाने की। ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पटना में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डर, मतलब वो होर्डिंग और पोस्टर लगा करके अनाउंस करते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, और मतलब पैसा ठगते हैं। मैं गया था पटना में तैयारी करने ना, मैं गया था पटना में तैयारी करने। रहमान सर नाम के एक बहुत बड़े टीचर हैं, इतिहास बहुत अच्छा जानते हैं, मैं भी इज्जत करता हूँ, इतिहास का नॉलेज उनको बहुत अच्छा है। लेकिन वो क्या करते हैं, 2 घंटे का उनका क्लास होता है, 1 घंटे जो है वो अपनी तारीफ करते हैं, चूँकि मुस्लिम है और हिंदू महिला से उन्होंने शादी कर रखी है, और वो हिंदुओं की तरह इस तरीके का वो पहनते हैं, रक्षा सूत्र पहनते हैं, तो वो वही दिखाते रहते हैं दिन रात। उनको भारत रत्न पाने का जुनून है, और वो दिन मतलब अधिकतर जो है अपना 1 घंटा का जो क्लास हो, 1 घंटा जो है वो बर्बाद करते हैं राजनीति की बातों में। बिहार में ये हो गया, इस राजनीति में तो आज सुशील मोदी से मिल लिए, तो आज इससे मिल लिए, तो आज उससे मिल लिए। 1 घंटा पढ़ाते हैं, उसमें भी ढंग से वो नोट्स वगैरह नहीं लिखवाते हैं। जबकि मैं गया तो मुझसे 10,000 रुपये ठग लिए गए, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके तो टीचर ही नहीं थे उनके यहाँ। एक टीचर मुझे सुनील सर बहुत अच्छे लगे पॉलिटी के, बाकी कोई टीचर अच्छा था ही नहीं। तो ये तो कर रहे हैं ये लोग, पैसा बर्बाद होता है छात्रों का और लोग वहां से वापस आ जाते हैं। पटना के में लूट हो रही है बीपीएससी के नाम पर और यूपीएससी के नाम पर लूट मची हुई है। एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो ढंग से पढ़ा दे। 40,000, 50,000, 60,000 रुपए लेकर के और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। तो ये है कोचिंग माफिया। एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, दूसरी कोचिंग से तीसरी कोचिंग, आप हजार स्टूडेंट्स को एक बार में पढ़ाते हो। क्या ध्यान देते हो आप उनका क्या ध्यान देते हो, कितने छात्रों पर आप ध्यान दे पाते हो।
और क्वेश्चन पूछने का तो जमाना ही नहीं रह गया। टीचर से तो आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते हो। टीचर का जो असिस्टेंट होता है वो आपके सामने आता है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। टीचर से आप क्वेश्चन पूछ पाते हो क्या? नहीं पूछ पाते हो। हजार स्टूडेंट को एक एक बैच में आप पढ़ाओगे तो कैसे ध्यान दे पाओगे यार? कितनों पर ध्यान दे पाओगे? और ऐसा कर रहे हैं लोग, और लोग जा रहे हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं। ये है जिसका नाम सुन लिया बस चल दिए, तो आपकी भी गलती है दोस्त, आपकी भी गलती है। और वहाँ से आओगे तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, दिमाग पर प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा? एक तो वैसे ही गार्जियन का प्रेशर होता है, पड़ोसी का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, और ऊपर से आप इनके चक्रव्यूह में जब फंस जाते हो, किताबों का चक्रव्यूह, नोट्स का चक्रव्यूह, मार्केट में चले जाओ तो करंट अफेयर्स का 180 किताब, आपका हिस्ट्री का 180 किताब, क्या पढ़े क्या छोड़े समझ में नहीं आता है लोगों को। एक नोट्स पर भरोसा करके लोग रहते ही नहीं है। कोचिंग माफिया, दृष्टि ने नोट्स बना दिया बीपीएससी का तो वो अच्छा ही होगा, जबकि मैंने सारा नोट्स खरीदा हुआ है, एक भी नोट्स उनका अच्छा नहीं है। मेंस के लिए भले ही काम भी आ जाए, पीटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। पीटी से तो उसमें 50% क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, जबकि बिग कितने का रहा है? 10,000 15,000 का। और मेरे जैसा इंसान जो कि 4-4 किताबों से नोट्स बनाता है, इतनी मेहनत से बनाता है, 2500 रुपये में दे रहा है, तो लोग लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं ले रहे? मेरा कोई नाम नहीं है इसलिए नहीं ले रहे। तो ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं, जबकि मैं सामने से दिखाता हूं तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। ऐसे नोट्स वालों, कोचिंग वालों के चक्कर में आप लोग पढ़ते हो। दृष्टि से कितने लोग पास आउट होते हैं यूपीएससी में हिंदी माध्यम से? आप बता दीजिए कितने लोग आईएएस बन रहे हैं दृष्टि से हिंदी माध्यम में पढ़ करके? ध्येय आईएएस से और बाकी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से सारे, उनसे कितने लोग नहीं हो रहे हैं ना? छोटे इंस्टीट्यूट से पास हो रहे हैं। मेक आईएएस वाले सर हैं, वो बताए हैं, इस बार भी बताए हैं कि कितने सारे लोग उनके नोट्स पढ़ के पास हुए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले यूट्यूब चैनल वाले ज्ञान भैया जो है वो बताते हैं कि कितने लोग उनके नोट्स पढ़ करके पास हुए हैं। तो छोटे जो लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं है, वो लोग मेहनत से काम करते हैं, नोट्स बनाते हैं और उनको पढ़ करके लोग पास होते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में, नाम के चक्कर में आप लोग जाते हो, क्योंकि वो बड़े सेलिब्रिटीज से प्रचार कराते हैं। तो आप जो दिखता है वही बिकता है, आप लोग उसी के चक्कर में फंसते हो। तो गलती किसकी है? वो भी आपको सरकार करने के लिए कहती है क्या? वो भी क्या आपको सरकार करने के लिए कहती है? केवल सरकार पर दोस्त होती है। मोदी रोजगार दो, मोदी जी भी नहीं लगाएंगे। अरे भैया, आपके इज्जत करने ना करने से मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? दुनिया भर के लोग उनकी इज्जत करने वाले हैं। जनता ने उनको चुन करके भेजा है तो इज्जत वो ऑलरेडी पा चुके हैं। आपके इज्जत देने ना देने से होगा? संस्कार नहीं है आप में इज्जत देने का। अरे ठीक है, गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, कम से कम बुजुर्ग तो हैं, आपसे दोगुनी उम्र के तो हैं, तो इस नाते तो इज्जत दे सकते हो। लेकिन नहीं देना है तो मत दो, क्या फर्क पड़ता है। खैर, मैं किसी का वो नहीं करूँगा, बस जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने बताया। मैंने अभिनय सर का वीडियो देखा, वो मोदी जी का एक वीडियो क्लिप दिखा रहे थे, उसमें मोदी जी कह रहे थे कि मैं रोज़गार दूंगा, मैं स्किल दूंगा, मैं ये दूंगा। तो वहाँ पर वो उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे भाई साहब, वो रोज़गार देने की बात कर रहे हैं और केवल नौकरी देने की, सरकारी नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। ये आप कब समझोगे? आप रोज़गार और नौकरी का अंतर लोगों को कब समझाओगे? रोजगार, यही बिहार चुनाव से पहले आपने रोजगार का मुद्दा उठाया था और इसी कारण से तेजस्वी यादव को इतना लाभ भी हुआ था, क्योंकि यूथ सारे उनके फेवर में हो गए थे। वो तो मोदी जी आ गए और उन्होंने बचा लिया नीतीश चाचा को, लेकिन उनको जाना ही चाहिए था। नीतीश चाचा को जाना ही चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं मेरी नज़रों में, और मैंने उनको वोट भी नहीं दिया, मैंने तो निर्दलीय को वोट दिया। लेकिन आप लोगों ने बिहार चुनाव से पहले भी कैंपेन चलाया और अब बंगाल चुनाव से पहले भी, और 5 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनसे पहले कैंपेन चला रहे हैं। इससे आपकी मनोदशा पर, आपके मनसा पर सख्त संदेह पैदा होता है, ठीक है। और जो लोग आपके साथ हैं उनसे भी जो है संदेह पैदा होता है, ठीक है। कोई भी आपका निष्पक्ष मीडिया तो खैर निष्पक्ष रह ही नहीं गया, लेकिन कोई भी जो है आपका वो नहीं दिखा रहा है। और लोग जो है वो मोदी गर्लफ्रेंड 2 भी ट्रेंड करा रहे हैं। इस पर भी ध्यान रखिएगा कि कैंपेन आपका फेल भी हो सकता है।
वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको बोलूँगा कि 25 तारीख को ज़रूर से ज़रूर ट्वीट करें, और मैं भी कम से कम 100 ट्वीट तो ज़रूर करूँगा इस हैशटैग से। लेकिन फिर भी लोगों को सच्चाई बताइए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, ठीक है। किसी को भी बुरा कहना या फिर किसी को भी अहित करना या फिर किसी को भी नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके से मेरा उद्देश्य नहीं है। और बाकी गालियां वगैरह तो सुनने को मैं तैयार हूँ ही, क्योंकि सच बोलने वाले को हमेशा गालियां ही सुननी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।